बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। इस्लामाबाद में 5 मरतबा जलसा मनसूखी के बाद बिलाखिर हमने देखा कि पीटीआई कल इस्लामाबाद में जलसा करने में कामयाब हो गई। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कल एक धुआंधार तकरीर की जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि 2 हफ्तों में अगर बानी पीटीआई इमरान खान रिहा नहीं किए गए तो हम खुद रिहा करवाएंगे। इसके अलावा उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भी धमकी देते हुए कहा कि हमारा अगला जलसा लाहौर में होगा और अगर हमें रोकने की कोशिश की गई तो आप लोग बांग्लादेश भूल जाओगे। वज़ीर आला केपी की जानिब से सहाफियों को भी धमकाया गया। अलबत्ता आज मीडिया से बातचीत करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर की तकरीर को सियासी करार दिया और कहा कि हमने कानून हाथ में लेना होता तो अब तक ले चुके होते। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आला केपी की जानिब से जो कुछ सहाफियों की तस्दीक की गई थी उस पर भी बैरिस्टर गौहर ने मुआफी मांगी। हुकूमती वुज़रा ने अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आप लाहौर आएं, हम इंतजार करेंगे। और वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन को कहा है कि 15 दिन में बानी पीटीआई को रिहा करवाने वाले अपने बयान पर आप कायम रहें। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में पीटीआई के कल के जलसे पर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई वज़ीर आला केपी के कल की तकरीर से आने वाले दिनों में पीटीआई की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जो अफवाहें काफी अरसे से जेरे गर्दिश थीं, आज वो दम तोड़ गई हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ने एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया है। आज सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जा रही है। तो मैंने उन्हें कहा कि बाकियों की करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन मैं अपने लिए तौसी कबूल नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने तो एक्सटेंशन लेने से भी इनकार कर दिया है। अलबत्ता हुकूमत की जानिब से मुमकिना आईनी तरमीम करने की अफवाहें अब भी ज़ेरे गर्दिश हैं और आज इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को इशारे पर मधु भी कर रखा है। हुकूमत क्या करने जा रही है, इस पर भी बातचीत होगी। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपने शिरकत करने के लिए। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इसार राना साहब, सीनियर तज़्ज़ियाकार हैं, और साथ ही साथ अनवर रज़ा साहब भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल के जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं। देखते ये हैं कि कल हुआ क्या कुछ था, उसके एक छोटा सा विजुअल हम आपको दिखाते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्पीच की है उसको मौजूदा हुकूमत ने कितना सीरियस लिया है, क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए सुनते हैं। 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूं, कराए रहा। देखते हैं। इनको कहते हैं कल इतना डिप्रेशन का आलम था कि प्रेसिडेंट अलवी से लेकर नीचे वो बाहर बैठे हुए सारे जो इनकलाबी हैं वो फेक वीडियो धड़ाधड़ फेक वीडियो शेयर कर रहे हैं। और अगर पंजाब से लोग नहीं निकले तो उस पे फेक वीडियो लगा लगा के फिर आपने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। ऐसे नहीं बचती इससे। वजीर आला केपी के 15 दिन में बानी पीटीआई को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। खोदा पहाड़, निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। बहुत बड़ी नाकामी है सियासी तौर पे। तासुर ये दिया जाता है कि जी पता नहीं लाखों लोग हम लेके आ रहे हैं, जब बाहर निकलने की बारी आती है तो इनकी पंजाब की क़यादत, केपी की क़यादत, ये दो खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये एक स्टेटमेंट है वज़ीर इत्तलात जनाब तारड़ साहब की। रज़ी साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह हमने देखा हफ्ते की रात को रुकावटें खड़ी की गई, कंटेनर्स लगाए गए, इंटरनेट को बंद कर दिया गया, होटल्स मालिकान को हिदायत दी गई कि यहाँ पर लोगों को पनाह ना दी जाए, रेस्टोरेंट्स को कहा गया इन्हें खाना पीना ना दी जाए। इतना सब कुछ करने के बाद आपको लगता है कि हुकूमती वज़रा जो है उनकी 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बनती थी कि वो बताएं बैठ करके जलसे की नाकामी के असबाब क्या थे? नहीं, जलसे की नाकामी के असबाब तो चेहरों पे लिखे हुए थे बीबी। यानी मैं अब एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने लगा हूं और प्लीज इसके ऊपर टू ना लगाइएगा। गंडापुर जो है वो घटिया, जलील, जानी, बदतमीज, दुनिया का रदा हुआ शख्स है। ये मेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और मैं इस पे माजरत चाहता हूं। ये क्या बात हुई? यानी आप किसी की बॉडी शेमिंग करें, उसके खिलाफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कार्ड खेलें, किसी खातून को गलत तरह से मुखातब करें, ठीक है, किसी की मां बहन के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल करें और अगले दिन वो टीवी के किसी प्रोग्राम के एजेंडे पे ही ना हो। मतलब हैरत की बात है। मैं उस एनएलई को दाद देता हूं जिसने उसकी तकरीर में से एक छोटा सा चंद सेकंड का टुकड़ा निकाला है, क्योंकि वो गारबेज का मजमुआ था। यानी उस शख्स ने नस्ली फॉल्ट लाइन से लेके
सूबाइयत की फॉल्ट लाइन तक और सूबाइयत अच्छा। की फॉल्ट लाइन से लेके इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन तक और इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन अच्छा, से मुझे ये लेके बताइए रज़ी साहब, आपने कहा ना कि integrity of नस्ली पाकिस्तान और तक से सूबाई खेला है। फॉल्ट लाइन उस पे को बात ना उन्होंने करें। उस क्रॉस बात कर में दिया। जलसा मुझे ये कामयाब बताइए, हुआ है मुझे कि ये नहीं बताइए हुआ? बसद एहतराम जलसा कामयाब कि हुआ है कि नहीं गैरत हुआ? मंदी का ठेका सिर्फ पठानों ने, सिर्फ पश्तून ने उठा रखा है, पंजाबियों पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती, बाकी किसी सूबे के किसी मेंबर पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि सिर्फ पठान ही गैरतमंद कौम है? नहीं तो आपके सवाल का पर्सपेक्टिव आप समझाइए, आप कहना क्या चाह रही है बीबी? मैंने तो कह दिया आपको। नहीं, मैं तो क्या सिंपल कहना आपसे ये चाह पूछ रही हूँ कि इतना सब कुछ जब हुआ तो वो सब कुछ करने के बाद क्या हुकूमत की 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? आपने उसके जवाब में कुछ अलग रिबटल मुझे दिया। उसके जवाब में मैंने आपको ये कहा कि ये मैं मान भी लूं कि अली अमीन गंडापुर ने वाकई गलत कहा, जो कि मैं नहीं, कह नहीं रही हूँ, कहा। एडमिट कर रही हूँ। पहले बताया नहीं कहा। मैं कह रही हूँ कि उन्होंने किया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ और सिर्फ इसका ठेका पश्तून कौम ने ले रखा है, पंजाबियों ने नहीं लिया? मान क्यों ले? नहीं कहा उसने। अगर उसने बदतमीजी नहीं की, आई रेस्ट माय केस। मैं क्यों कहूँ कि उन्होंने बदतमीजी नहीं की? मैं यहाँ पे किसी को बदतमीज साबित करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं आपके सवाल पर यहाँ पर गुफ्तगू कर रही हूँ रज़ी साहब। उसने गालम गलोच नहीं की, आपके ख्याल में? तो आपने भी तो नहीं, उसका आपके ख्याल में अमली नहीं जवाब की। दे दिया ना, आपने भी ट्वीट नहीं देखी? आप पहले आपने अपनी ट्वीट नहीं देखी? अगर उनको सियासत करना नहीं आती, अखलाकी एतबार से, तो आपको क्या सहाफत करना नहीं आती? जस्टिफिकेशन क्यों पेश कर रही है? Why would I do that? I am just saying, रज़वान रज़ी साहब, I am just saying. आपको जस्टिफाई करने की क्या Why जरूरत would पड़ I गई? justify? I'm saying. 7 से लेके 12 बजे तक तमाम एंकर बैठ के उसकी गालम गलोच हाँ, को justify तमाम करेंगे। एंकर्स। तमाम एंकर, सिर्फ आप मुझे point out मत कीजिए। That was the case. I rest my case. यानी एक शख्स ने नेशनल मीडिया पे खड़े होके बदतमीजी की है और किसी को तौफीक नहीं हुई कि उसके ऊपर टूट चैनल्स को चाहिए था एग्जैक्टली टोन ठीक है? डाउन करते। और वो नशर किया गया और अब हमसे ये तबसरा करवाया जा रहा है कि जलसा कामयाब हुआ कि नाकाम हुआ। भाई जलसे को छोड़ो, वो जो उसने पूरी कौम की अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया यार, उस पे भी बात कर ले थोड़ी। तो सर आपने भी तो अपने ट्विटर पर क्या कुछ नहीं कहा? मैंने अपने आपने भी ट्विटर तो पे अमल दे क्या दिया। कहा? मैंने आपने जो अपने ट्विटर पे अल्फाज क्या लिखे वो मैं यहाँ पे नहीं दोहरा सकती। हाँ, प्रोड्यूसर यानी- साहब से जरूर कह सकती हूँ कि आपकी ट्विटर पर जाके इन्होंने आपके जो बात ट्वीट का कही, अक्स जरूर निकालें। वो बहुत पवित्र है, उसके बारे में बात ना की मैंने जाए। तो ये हरगिज़ नहीं लेकिन- कहा कि वो लेकिन पवित्र उसका है, जो ना तो जवाब मैंने बोला दिया मेरे जाए, कुत्तों के बेटे हैं जो मैंने उसका जो जस्टिफाई जवाब करूंगी यहाँ पे दिया बैठ जाए, के। वो फौरी तौर पे उठा के ये टिपिकल तरीका है पीटीआई का प्रोपेगेंडे का कि यानी जो अगर आपको कोई गाली देता है तो आप चुप करके बैठे क्योंकि आप शरीफ आदमी हैं। उन्होंने आप अपनी respectable अखलाकी हैं। तरबियत अगर का आप जवाब सबूत दें दिया, इसका, आपने अपनी आप सहाफती अपना- तरबियत का अपना- सबूत दे दिया, हिसाब आप बराबर। अपना उसका जवाब दे, एक बदमाश को उसका जवाब दे। ओह आपने तो बहुत बड़ा गुनाह कर भाई दिया। वो बदमाश आपने होंगे, तो आप बहुत कह बड़ा रहे हैं, गुनाह मैं कर तो नहीं कह सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं तो नहीं कह सुभान सकती। अल्लाह, कमाल हो गया। इसार राना साहब मुझे ये बताइएगा कि जो गैरतमंदी का ठेका है वो सिर्फ पश्तून कौम ने ले रखा है, पंजाबियों का, बलोचियों का या बाकी लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है? देखिए पहले तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपने मेरे बड़े भाई का जो मीटर है वो बिजली के मीटर की तरह हाई नहीं 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 सर, पानी रखा है, अब रज़ी साहब को पानी पिलाएंगे भी ठंडा ठंडा। मैं ये अफोर्ड नहीं करता कि मेरा भाई जो है वो इतना गुस्से में आए, उनके अपने जज्बात हैं। लेकिन मैंने अरस्तु का एक जुमला पढ़ा था कि किसी ने उसे गाली दी तो वो चुप हो गए, तो किसी ने कहा आपने जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने कहा जो गलाजत उसने अपने सर पे मली थी अब मैं अपने सर पे मल लूं। तो मैंने पढ़ा था कहीं। अब आ जाए ये कि वो खवातीन के लिए गंडापुर ने जो काम है उसकी शदीद मजम्मत करनी भी चाहिए। करना चाहिए, और वो अगर एक सूबे के वजीरे आला है तो उन्हें उसी तरह का बिहेव करना चाहिए। ट्रू। और खातून चाहे वो पिशावर की हो, लाहौर की हो, कोयटा की हो, वो हमारी बहन है, माँ है और हम उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती ये कि अभी कुछ दिन पहले कौमी असम्बली में राना तनवीर और ख्वाजा आसिफ ने जो गंदी जबान इस्तेमाल की थी औरतों के लिए, उस पे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई थी, कोई ट्वीट नहीं हुआ था। जब नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी कहा था और वो 8-8 आंसू रोती रही अपने चैम्बर में, तब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। राना सनाउल्लाह ने खवातीन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे असम्बली में, किसी को कोई गैरत नहीं जागी थी। और स्वीडिश जब खवातीन को कहा गया था तब भी किसी की गैरत नहीं जागी थी। तो मेरा ख्याल है बुग़्ज़े माविया के अंदर आप इतना उछल लें तो उछल लें, कोई बात नहीं। जो गेंद होती है ना जिसमें हवा ज्यादा भरी होती है उछलती ज्यादा है। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था और उसे अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो गड़ा आप खोदते हैं वो आपको खुद काटना भी पड़ता है।
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात ने जो गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जो गंदी तस्वीरें, नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टरों से फेंकी गई थी नुसरत भुट्टो साहिबा की और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, हम नहीं भूले, तो याद है आज तक वो ना। तो जब आप शीशे के घर में पत्थर फेंकेंगे तो एक आधा कंकर आपकी तरफ भी आएगा। और मुस्लिम लीग नून ने जितना एक्सप्लॉइट खवातीन के नाम माजी में किया, ये नाचने वाली, ये सब जलसों में कंजरियां नाचती हैं, और खुद नवाज शरीफ साहब ने कहा, अभी ये रिसेंटली कहा, ठीक है ना। तो जब नवाज शरीफ साहब वहां पे एक सियासी वर्कर को तवाइफे और डांस करने वालियां कहती हैं, तो तब किसी के पेट में तकलीफ क्यों नहीं होती? मैं तो आज गंडापुर के खिलाफ खड़ा हूं, मैं बात कर रहा हूं तो उसने गलत किया, उसने बहुत बुरा किया। अच्छा, लेकिन इस सारा ना साहब, एक सवाल मेरा भी है। देखिए, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट की जो है वो उसके ऊपर तस्दीक करती हुई हमें नजर आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, कोई भी सियासी जमात हो, मुझे ये समझ नहीं आती कि जिस खातून के बारे में गुफ्तगू की जाती है, गलासत बकी जाती है, उसके घर में भी बाप भाई मौजूद होते हैं, वहां से तो कोई एक स्टेटमेंट नहीं आती। मुझे नहीं नजर आया कि हसन नवाज साहब ने कोई गुफ्तगू की हो, हुसैन नवाज साहब ने कोई गुफ्तगू की हो, कि दाएं बाएं वालों को क्या हो जाता है? मैं नहीं अर्ज करता हूँ, एक मैं इसमें बताऊं, अभी मैं एक क्लिप आपको अभी फॉरवर्ड करूंगा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का। अच्छा, जो उन्होंने जबान इस्तेमाल की है ना इमरान खान के लिए, कुछ 100 जलसों के क्लिप हैं वो जो मैं इकट्ठे हुए में, और जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, वो हम कोई हमारे खवातीन में से नहीं कर सकते। तो अगर आप इस लेवल पे आके मर्दों को गाली देते हैं तो फिर जवाब में आपको तैयार रहना पड़ता है। मैं कहता हूं कि गंडापुर को फिर भी नहीं करना चाहिए था, उन्होंने गलत किया। लेकिन असल चीज ये कि जो आज इतना बोल रहे हैं, रजी दादा को नहीं कह रहा, ये तो मेरे भाई हैं, ये तो बोले तो मुझे अच्छा लगता है, और गुस्से में बोले तो मतलब आप असमा बुखारी के बारे में बात कर रहे हैं, आप अताताड़ा साहब के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, अब मैं आता हूँ तारड़ साहब की, तब वो कहते हैं खोदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ। अच्छा, मैं समझे शायद वो अपनी तक कोई अच्छा, एक मिनट राना साहब, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं खोदा पहाड़ निकला चूहा वाले स्टेटमेंट की तरफ आती हूँ। जरा अनवर साहब से एक छोटी सी स्टेटमेंट में ले लूं, क्योंकि इस्लामाबाद को कवर कर रहे होते हैं। अनवर साहब, कैसा था कल का जलसा? अच्छा, मुझे ज़रा ज़रियाब इजाज़त भी दीजिएगा कि मैं भी ज़रा इस पे अपना ख्यालात का इजहार करूँ। देखिए, पहली बात तो ये है, ये बात दुरुस्त है कि अली अमीन गंडापुर की इस नाजेबा अल्फाज को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। और जहाँ तक रही बात, इसका जवाब पॉलिटिकल पार्टीज ने देना है, हमने नहीं देना, हमने अपना काम करना है। हाँ, जो मीडिया के मुतालिक उन्होंने बात की, आज हमने पार्लियामान के अंदर कौमी असम्बली का इजलास था, हमने प्रेस गैलरी का बाइकआउट किया, हमने एहतजाज किया बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में, और हमने कहा उमर अयूब साहब को कि हमें आपकी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं है। अली अमीन गंडापुर पब्लिकली इस पर माजरत करेंगे तो हम फिर इस पर अपना जो बाइकआउट है वो ख़त्म करेंगे। देखिए, हमारा ये काम था, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने मुहज़्ज़ब अंदाज में अपनी बात की और आइंदा भी करते चले जाएंगे। और अगर उन्होंने माफ़ी ना मांगी तो हम उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे, जो हमारा आइनी और कानूनी हक है। और हम पब्लिकली ये भी बताएंगे कि उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्हें ये साबित करना चाहिए। एक बात तो ये है, देखिए, ये हमारा एक, चूंकि बीइंग अपना मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ प्रेस क्लब का, हमें ये जेब देता है कि हम आईनी और कानूनी तरीके से और एहतजाज के जरिए अपनी बात सब लोगों के सामने रखें, और ये एहतजाज आखिरी हद होती है। एक बात देखिए, किसी भी सियासी जमात को जस्टिफाई करना मेरा यहाँ पर बैठकर कोई फर्ज नहीं बनता, मुझे लोगों को बताना है कि ये बात गलत है, ये सही है। एक बात तो ये आ गई। अब ये सब पब्लिक को पता है कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। दूसरी बात, देखिए, इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई थी इस 8 सितंबर के जलसे से पहले, जरा उस पर दरियाब आइए। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को एक टास्क दिया था कि आपने पब्लिक को इतना मोटिवेट करना है, इतना चार्ज करना है, उसके नतीजे में कम से कम हम अपनी गुफ्तगू दोबारा शुरू करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपने ये दबाव बढ़ाना है। अब आप देखिए, जो इंतजामिया ने गलती की, जिला इंतजामिया की बात कर रहा हूँ, इन्होंने कंटेनर लगाए, रास्ते बंद कर दिए, ऐसे लग रहा था कि इस्लामाबाद जैसे कोई मैदान जंग बना हुआ है। वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ, किसके लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उनका जलसे में कम लोग थे, ज्यादा लोग थे, लेकिन आप ये देखिए कि इंटरनेशनली और नेशनली सब ने कहा कि उनका जलसा कामयाब हो गया, और उन्होंने जो अपना मकसद था वो हासिल कर लिया। क्योंकि आपने अली अमीन गंडापुर को ये टास्क दिया था कि आपने लोगों को चार्ज करना और ऐसी तकरीर करनी है। लेकिन अनवर साहब, आपको नहीं लग रहा कि अगर पीटीआई ने एक तरफ अपना मकसद अचीव किया है, ये जताकर कि हमने जलसा बहुत बड़ा किया और इंटरनेशनली उन्हें पजीराई भी मिली, तो कहीं ना कहीं हुकूमत वक्त ने भी एक अपना मकसद अचीव कर लिया? आप देखिए ना कि जो टाइमिंग्स दी गई थी, कहा गया था कि 4 के 7 के दरमियान आपने जलसा करके खत्म कर देना है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि जो कानून बना दिया गया उसके बाद अब इन्हें दूसरे जलसे की इजाजत मिलेगी। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी
कहूंगी कि 4 से 7 का टाइम, अगर किसी की मेहंदी का फंक्शन भी चल रहा हो ना, तो वो भी आपको पता है 8 तो बच ही जाते हैं। देखिए ज़रियाब, इसमें 100% पता चलता है कि बैड इंटेंशंस हैं गवर्नमेंट की, जिला इंतजामिया की। भाई आप उन्हें जलसा करने दे, एक तो आपने उन्हें शहर से बाहर जलसा करने दिया, नाम सिर्फ इस्लामाबाद था लेकिन वो हदूद बिल्कुल एंड थी। देखिए एक बात तो ये होगी, ठीक है आपने उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया, फाइन, आपका ये इख्तियार था, लेकिन उन्हें जलसा तो करने देना। आपने जब उनको रोका, उस रोकने के नतीजे में आप कमजोर हुए और वो मजबूत हुए। आपने उनके बयानिए को, उनके जलसे को कामयाब करवाया। देखिए वो तो चाहते यही थे, सो वो उसमें कामयाब हो गए। गवर्नमेंट को चाहिए था कि उन्हें जलसा करने देते, ठीक है वो जो तकारीर करते, कम अज कम उसका ये तो होता कि एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने जो ललकारा है और जो बात की है उस पर फिर एस्टेब्लिशमेंट उनको खुद उनसे जवाब लेती, जवाब लेगी। बिल्कुल बिल्कुल अनवर साहब, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। एक मिनट मैं रिजवान रज़ी साहब का इस पे जो है ना जरा ओपिनियन और जो जज्बात में उन्होंने तकारीर की, उन्होंने जो गुफ्तगू की, आप देखें कौन उसको जस्टिफाई कर सकता है, जस्टिफाई। और उसके अलावा ये भी कि उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, जेल में मुक़य्यद बानी पीटीआई को या फिर नहीं। के बारे में ये बात नहीं करनी चाहिए। अनवर रज़ी साहब, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो मुझे, अगर आप बतौर जमात उनको देखें, पार्टी देखें, तो जो खान साहब चाहते थे वो कुछ हुआ है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए था कि वो बड़े सब और तहम्मुल का मुजाहरा करते। देखिए ज़रिया, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि जो गवर्नमेंट होती है उसे सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है, क्योंकि अपोजिशन चाहती है कि गवर्नमेंट ऐसी गलती करे और वो उस गलती के नतीजे में लोगों को बताएं कि जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है हमारे साथ। देखिए उनका बयानिया तो प्रवेल कर गया, वो जो चाहते तो वो तो हो गया। ठीक है, अच्छा अनवर साहब आपका पॉइंट आ गया। प्रोड्यूसर साहब प्लीज चेक कीजिएगा अनवर साहब तक मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, ताकि मैं दीगर मेहमानों का भी तबसरा शामिल कर सकूं। मुझे ये बताएगा, जो कल हो गई धुआंधार तकरीर हो गई, सिर्फ सहाफी को नहीं लताड़ा, मरियम साहिबा को नहीं लताड़ा, बल्कि बहुत ऐसा कुछ भी कह गए कि जो कि नहीं कहना चाहिए था। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से न सिर्फ गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की, बल्कि खालिद खुर्शीद साहब ने भी बड़े बड़े जुमले जो थे ना वो कह डाले। इसका खुमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? बाहर वाले लोगों को जो कि अभी तक जेलों में गए नहीं है, या फिर जो खुद जेल में मौजूद है बानी पीटीआई उन्हें? देखिए, एक बयानिया जो है वो मेरे भाई इसार राना साहब ने बयान किया है, दूसरा मैं अर्ज कर रहा हूँ जो कि इस वक्त है, मैं शायद इससे पूरी तरह मुतफिक ना हूँ, लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है कि इसका खमियाजा जो है वो बानी पीटीआई को भुगतना पड़ सकता है जो कि अंदर हैं। लेकिन ये भी बात अपनी जगह के ऊपर मौजूद है कि इस तकरीर की बाकायदा मंजूरी ली गई थी उनसे, और उनकी आशीर्वाद के बाद ये वाली तकरीर डिलीवर हुई है। एक दो चीज़ें हैं तारीख की, वो मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ। मेरे भाई जो हैं वो अक्सर चौके छक्के मार जाते हैं, इसार राना साहब, और मैं कहता हूँ कि इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है पीटीआई के अंदर, और वो उसे हकीकत समझ के ले लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जो तस्वीरें, तो आप भी बड़े हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, हाँ, तस्वीरें जो जहाज से गिराने का बयानिया था इसार राना साहब, तस्वीरें जो जहाज से गिराई गई थी उसके दो हमारे गवाह हमारे पास आए हैं। एक बिल्ला साहब जो थे, ब्रिगेडियर बिल्ला साहब, और दूसरे हुसैन हक्कानी साहब, और हुसैन हक्कानी साहब जिंदा भी हैं। उन्होंने 98 के अंदर अपनी किताब लिख के 98 के अंदर बता दिया था कि ये तस्वीरें किसने गिराई थी, और उनकी आज तक गिराई थी जी, चलें जी 5 स्टार होटल, एक प्रपोज्ड 5 स्टार होटल का मालिक था कैंटोनमेंट एरिया में, उसको एनओसी चाहिए था, उसने जाके बुकिंग करवाई थी, क्योंकि उसका ख्याल था कि यूं वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी हासिल कर सकता है। ये किताब के अंदर हुसैन हक्कानी साहब ने लिखा है, अभी उनको आप फोन पे लाइन लेके पूछ सकते हैं। उसने की थी उस वक्त की, नवाज शरीफ साहब ने 1 से ज़ायद मरतबा तरदीद की। सोहेल वड़ाइच साहब के साथ जो उनका इंटरव्यू मौजूद है उसमें तरदीद मौजूद है, और इस अफसोस का इजहार मौजूद है। अब आप मेरी बात सुन लीजिए ना, उसका इजहार मौजूद है कि जनाब ये नहीं होना चाहिए था, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और बाय द वे सोहेल वड़ाइच साहब भी आपके स्कूल ऑफ थॉट से और आपकी सोच से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए आप उसको चैलेंज ना करिएगा। पहली बात, उनकी किताब का हिस्सा है बाकायदा वो जो एक इंटरव्यू उन्होंने छापा था। दूसरी बात, देखिए वो जो आपने पीली टैक्सी वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है, आप कोई अखबार का तराशा वीडियो तो खैर उस वक्त होती नहीं थी, वो निकाल के दिखा दीजिए। ये लफ्ज शेख रशीद ने इस्तेमाल किया था, और शेख रशीद इस वक्त किन का फेवरेट है और किन की बगल में बैठा हुआ है वो आपको मुझसे ज्यादा पता है। दूसरी बात हो गई, इसलिए थोड़ा सा मेरा मतलब है कि जो चीजें छप गई हैं कंटेम्परेरी
उसके अंदर हमारे इस दौर में छप गई हैं, हमें कम से कम उनको तो नहीं झुटलाना चाहिए, या फिर कोई हमें सबूत लेके आना चाहिए, नई रिसर्च कि नहीं मैं अपने आर्गुमेंट के अंदर जो है वो एक नया चले मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। अगर फाइनल कमेंट इसी मामले पर इसारान साहब आप करना चाहें। देखिए बात यह है कि रिजवान रजी और मैं 180 डिग्री पे होने के बावजूद भी एक बात पे मुत्तफिक है कि खवातीन का एहतराम बारन होना चाहिए। अब रही बात सबूत की, तो मैं आपको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की किताब पे वो तराशे भेजूंगा जिसमें बीबी साहिबा का ये कि वो अपने चैम्बर में जाके रोती रही नवाज शरीफ के जुमलों पे। फिर मैं वो क्लिप भी भेजूंगा जिसमें नवाज शरीफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को अमरीकी सुंडी कह रहे। ये कहा होगा, मैं इसके बारे में, ठीक है ना, शुक्र है आप किसी तरफ तो मेरी किसी बात से तो मुत्तफिक हुए। मैंने जो बात ये मैं समझता हूँ कि आज के दिन का मेरा सबसे बड़ा कारनामा आपकी फॉलोइंग रजी साहब रेडियो डे है ना, दिन बना दिया आपका आज राना साहब, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये कि मेरा ख्याल है अब ये चूंकि मानने तो ये साथ साथ मानते रहेंगे कि इन्होंने यकीनन कौमी असेंबली में राना तनवीर की तकरीर भी सुनी होगी। राना जो उन्होंने उस पर मुझे मौका दीजिएगा, राना तनवीर की ऐसी तैसी की उसकी अपनी चले पार्टी ये ने, फिर उसकी किसी अपनी और दिन पार्टी बात की करेंगे तकरीर कि में। किसने ठीक क्या है ना, कहा ठीक है। क्या नहीं और कहा। खान साहब भी उनमें अब आ जाए, खान साहब रजी भी साहब शामिल। ठीक है। कल वाले मौसम पर बात होगी। हाँ अब मैं अगर इजाजत हो तो मैं अच्छा मुझे साथियों ब्रेक से लेने कल दे, कमेंट ब्रेक लेने दे, ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद आती हूँ, मुख्तसर कमेंट कीजिएगा इस मामले पर ताकि एक और इंतहाई उस पर गुफ्तगू हो सके कि आज एक बैठक होने जा रही है, उस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मौजूद होंगे। सदर जरदारी साहब ने उन्हें इन्वाइट कर रखा है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब भी वहीं पर खुसूसी मेहमान कैसे से शिरकत इख्तियार कर रहे हैं। क्या होने जा रहा है बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले साराना साहब कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे थे सहाफ़ियों के हवाले से। सारा साहब अपना कमेंट प्लीज कंप्लीट कीजिएगा ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। देखिए मैं बस मुख्तसर सी बात करूंगा। ये रजी बैठे, इनका कैरियर है 40 साल का, मेरा कैरियर है 35 साल का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पे कोई एक बंदा ये उंगली नहीं उठा सकता कि हम कहीं बिके थे। और अगर जो सहाफ़ी बिके हैं और बिक रहे हैं और जो मुफादात के लिए पता नहीं किस सतह पे और किस सतह तक चले गए हैं, तो गड्ढापुर ने गलत तो नहीं कहा। कल आपने एक चैनल इसलिए बंद कर दिया कि वो आजादाना सहाफत करना चाह रहा था, तो आपको नहीं समझ आ रही कि हमारा जितना भी मीडिया है वो कंप्रोमाइज है और हम अपने जमीर को के ऊपर पत्थर रख के बहुत कुछ चीजें कर रहे होते। तो मैं तो गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, और तकलीफ उसे हो जो ऐसा है जिसके लिए गंडापुर ने कहा लिफाफा राशि ये वो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं हुई नहीं, तो मुझे किस चीज की तकलीफ होनी है। मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को मोटरसाइकिलों से कोठी बंगलों में शिफ्ट होते देखा, और मुझे सोर्स ऑफ मैं बार बार कह रहा हूं कि जैसे हम सहाफियों से कहते हैं, वो सियासतदानों से कहते हैं ना अपने एसेट शो करें, तमाम सहाफी भी कहने में, तमाम सहाफी जो हैं वो अपने एसेट शो करें, दे मनी ट्रेल सारे भी एडे। अगर नेक पारसा है तो बड़ी तकलीफ है ये, तो दो सारे मनी ट्रेल कि तुसी विदन फ्यू इयर्स कैसे करोड़पति हो गए हो, कैसे तुम्हारे पास गाड़ियां आ गई, फिर देखिए दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है। ये मैं खुद इस चीज को एडमिट करती हूँ कि हमारा मीडिया खुद दो हिस्सों में मुनक़सिम हुआ पड़ा है। आप कबूल फरमा लीजिए, मेरी भी मनी ट्रेल हाजिर है सर, कबूल फरमा दीजिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ है। जिन्होंने मनी ट्रेल के हवाले से कुछ फैसले करना होते हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। आज इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इशाया हो रहा है जिसमें सदर जरदारी शिरकत कर रहे हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब शिरकत कर रहे हैं, जिसमें JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब को भी इन्वाइट कर रखा है। लेट्स सी वो आते हैं या नहीं आते, लेकिन मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स की तादाद जो है वो वहां पर मौजूद होगी। वजह क्या है? वजह यह है कि चीफ जस्टिस का एक्सटेंशन लेने से तो इनकार है, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत एक अहम कानून साजी करना चाहती है और उस कानून साजी के नतीजे में कहा यह जा रहा है कि 23 जो है वो जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट के हो जाएगी 17 से बढ़कर। अब ऐसा क्या वाकई पॉसिबल है कि वाकई हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है, सेनेट में भी, कौमी असेंबली में भी? अनवर रज़ा साहब आपके पास क्या खबर है, आपके जराए क्या दावा कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा मुमकिन हो पाएगा? अच्छा पहले तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं ज़रा इस पर कमेंट करूंगा। देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सबको अपने एसेट शो करने चाहिए, हमें भी। सबसे पहले मैं भी अपने आप को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये इख्तियार किसने किसको दिया है कि वो सबको मजमूई तौर पर करप्ट के? हाँ, अगर आपके पास आप जिसको लिफाफे देते हैं, जिसको पैसे देते हैं, नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, PTA वाले, आप उनका नाम लीजिए, इखलाकी जुर्रत पैदा कीजिए। हमें तो पता है और हम तो बात भी करते हैं कि फिर आप सहाफ़त छोड़िए और कारकुन बन जाएँ किसी भी जमात के। ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि इज्तिमाई तौर पर आप
किसी भी शोबे को गाली दीजिए, हाँ आप आइडेंटिफाई कीजिए कि फलां शख्स है उसने हमसे पैसे लिए हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि आप पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी के बारे में ये गुफ्तगू करें। इसको हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि हम इसको आखिरी हद तक लेकर जाएंगे कि अली अमीन गंडापुर बताए, नवाज शरीफ बताए, जरदारी बताए कि किन किन को पैसे दिए हैं, और वो बताए ना मंजरे यहाँ पर लेके आए, कवानीन यहाँ पर मौजूद हैं, कानून के कटहरे में उनको लेके आए। अब दूसरी बात जो आपने कही, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में इशाइये का एहतमाम किया गया है और लोगों का आना शुरू हो गया। पार्लिमानी लीडर्स जो हैं उनको इनवाइट किया गया है। इनवाइट करने की वजह क्या है? एक तो पॉलिटिकल जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इस जलसे के बाद बिलखसूस उस पर बातचीत की जाएगी, वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे, और दूसरा जो लेजिस्लेशन कानून साजी कौमी असम्बली में की जा रही है उसके बारे में जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको एतमाद में लीजिएगा। ये दो अहम पॉइंट्स हैं, इन पर गुफ्तगू की जाएगी। आपको याद होगा मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये चाहते हैं उनके साथ जो उनकी टीम है कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने आएँ, और वो इसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं और इसके लिए काफ़ी हद तक वो आगे भी बढ़े हुए हैं। लिहाजा इसलिए वो इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे, पॉलिसी बताएंगे, लेजिस्लेशन के हवाले से क्या क्या रुकावटें हैं वो बताएंगे। उनकी जो चीफ जस्टिस ने आज कहा कि उन्हें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मुद्दत नहीं चाहिए, तो इस हवाले से भी वो लेजिस्लेशन के हवाले से भी जो इत्तेहादी हैं उनको एतमाद में लेंगे। ये एक्चुअली जो सियासी सूरत हाल है उसके बारे में ये बैठक की जा रही है, बड़ी अहम ये बैठक है। इसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने जहाँ जहाँ जो मुलाकातें की हैं वो अपनी इनपुट इसमें शामिल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और पोलिटिकली उन्होंने जिन जिन लोगों से जो गुफ्तगू की है वो बताएंगे। मौलाना फजल रहमान से होने वाली मुलाकातों के बारे में बताएंगे। महमूद खान अचकज़ई से जिनकी बात लगता है मौलाना साहब शिरकत करेंगे इस इशाइये में? उसमें बात करेंगे, लगता है आएंगे वो? मुझे लगता है मौलाना फजल रहमान इस इशाइये में नहीं आएंगे। अच्छा। उसकी वजह क्या है? मौलाना फजल रहमान हमेशा अलग से बैठने के आदी हैं और वो बंद कमरे में गुफ्तगू करने के आदी हैं। वो इस तरह के इज्तिमा से इज्तनाब करते हैं। मुझे तो यही पता चला है कि वो इस इजलास में, वो इस इशाइये में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि ये इत्तेहादियों का जो है वो इशाइये उनके लिए दिया गया है। मौलाना साहब को खुसूसी दावत दी गई है, लिहाजा मौलाना खुसूसी दावत एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस इशाइये में शरीक नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, जो खुसूसी दावत देने का जरा मामला है ना रज़ी साहब, मैं आपकी तरफ आने से पहले ना सिचुएशन थोड़ी सी डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, शायद आप उससे थोड़ा बहुत अग्री भी करें। हर दौर में हमने देखा है कि हुकूमत और मुक़्तदर हलकों के दरमियान ना एक अजीब सा रोमांस लगा होता है, जैसे एक आशिक और एक माशूका के दरमियान होता है। अगर आशिक बहुत अमीर तरीन है तो अपनी माशूका को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहता है, कुछ ना कुछ देने का इजहार कर रहा होता है, और वहाँ से हम माशूका की तरफ ये देखते हैं कि वो नहीं बस आपकी मोहब्बत काफ़ी है, आपकी नज़र इनायत है, ये है वो है, ये सब कह के उसे टालने की कोशिश कर रही होती है। आखिर में होता क्या है? होता यह है कि वो जो अमीर तरीन आशिक होता है ना, वो अपनी माशूका को गिफ्ट देने में कामयाब होता है, गाड़ी की डिग्गी में या फिर गाड़ी के पिछले दरवाजे में वो तोहफा रख दिया जाता है। तो ये एक्सटेंशन का मामला आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जो आपने कहा ना कि वो आखिर में देने में कामयाब भी हो जाता है, वो लिफाफा वगैरह, इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अच्छा। लेकिन ये है कि अगर ब्रेकअप हो जाए ना तो फिर माशूक जो होता है वो डियाला पहुंच जाता है। इसलिए थोड़ा सा इस हवाले से भी ज़ेरे गौर रखा जाए। अब आ जाइए, लेकिन लिया दिया वापस भी नहीं होता, लिया दिया वापस भी नहीं होता रज़ी साहब। ब्रेकअप जब होता है ब्रेकअप जब होता है, मैंने तब की बात की है जी। अनवर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ना रज़ी साहब, मैं कह रहा था जब ब्रेकअप होता है फिर जिलावतनी भी होती है, जिलावतनी भी होती है और बंदा फाये भी चढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, ये शुरू से देखिए, हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट पावर शेयरिंग करती है, पावर ट्रांसफर नहीं करती, और ये 1971 से पहले भी यही सूरत हाल थी। पहले तो खैर यूनिलेटरली कब्जा था और उसके बाद फिर शेयरिंग शुरू हुई है कि वो सारा करने के लिए। कमिंग बैक, आपका क्वेश्चन क्या था भला? मेरा सवाल यही था कि ये जो आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है ना, देखिए मैंने दो बातें कही थी इसी प्रोग्राम में। आपके साथ बैठ के मैंने दो बातें कही थी। एक तो मैंने कहा था कि 2/3 अक्सरियत कोई मसला नहीं है, जब हुकूमत चाहेगी वो 2/3 अक्सरियत उसको मिल जाएगी। मौलाना के पता नहीं 8 कौमी असम्बली के अरकान आते हैं या नहीं आते, लेकिन अगर वो अरकान डाल लिए जाएं और जो कि मौलाना ने कहा है कि जी वो इस हुकूमत यही है, भले 45 की है, 47 की है, तो फिर हुकूमत को 4 और अरकान चाहिए अपनी 2/3 पूरी करने के लिए। मेरा ख्याल ये है कि जब हुकूमत चाहेगी बाय हुक और बाय क्रोक उसको मतलब के 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपके साथ ही बैठ के ये बात अर्ज की थी कि काजी फायज ईसा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे,
और मैंने साथ में ये भी कहा था कि अगर हुआ तो उनकी रीअपॉइंटमेंट होगी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर, जिसके अंदर कि एक आईनी सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाए जिसमें सियासी और आइन के मुतल्लक मामलात जाएं। लेकिन जो रूटीन का काम है जिसमें 57,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, लोगों को 13-13 साल हो गए उनके मर्डर रेफरेंसेस की बारी नहीं आ रही, वो उनकी बारी आए बेचारों को, उनको भी इंसाफ मिले। अगर किसी ने रिहा होना है तो रिहा होकर घर जाए। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे निजामी हुकूमत में हम हमेशा रिटायर्ड अफसरान के पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे होते हैं? क्या जो हमारे हाजिर सर्विस लोग होते हैं वो इतनी अहलियत नहीं रखते कि वो जो दीगर केसेस होते हैं उनके ऊपर भी नजरसानी कर सके? मेरा ख्याल है हाजिर सर्विस लोग दस्तयाब ही नहीं होते। आप देखिए, अब आप सुन लीजिएगा, 2 मिनट दीजिएगा। 850 पोस्ट हैं सिविल जजेस की पंजाब के अंदर। पहला इम्तिहान हुआ, 4200 लोग अपीयर हुए। उन 4200 लोगों में से 1400 पास हुए और 1200 ने इंटरव्यू क्वालिफाई किया। उन 1200 में से अपॉइंट कितने लोग हुए? 850 पोस्ट के अगेंस्ट सिर्फ 42। तो सर जब इतनी बड़ी बड़ी मराहतें ली जा रही होती हैं, सब कुछ चल रहा होता है, Nobody dare to ask them कि भाई आप रजी साहब नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए ना। मैं ये कह रही हूँ कि सर फिर वर्किंग आवर्स हम क्यों नहीं बढ़ा देते पड़ोसी मुल्क के साथ? जैसे पड़ोसी मुल्क में हमारे जो जजेस हैं या फिर जो हमारे कोर्ट के वर्किंग आवर होते हैं वो 150 के करीब हैं। वर्किंग आवर्स बढ़े हुए हैं ना। मुझे हमारे सर 90 है। मुझे तो शाम 5 बजे से पहले सर वो तो अपना मैटर है ना, आपका जब दिल किया आपने अदालत खोल ली मखसूस केसेस के हवाले से। मुझे तो शाम आपका और मेरा केस जाएगा, आपको लगता है रात को 9 बजे या 12 बजे अदालत खुलेगी? 5 बजे से पहले कभी किसी जज ने जजमेंट नहीं दी, भले मेरी जमानत का मसला हो और भले जेल भेजने का मसला हो। तो ये वर्किंग आवर्स बढ़ाने की आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ देखिए, ये जो है, ये जो हमने सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन के नाम के ऊपर एक नया स्टेट विद इन स्टेट कायम कर ली है, ये अदलिया की शक्ल के अंदर, उसको भी मतलब अदलिया जो है आज के दिन तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट को रिप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, खुद ही स्टे जारी करके अपने घर बैठ जाते हैं। ठीक है, उनकी डॉक्यूमेंट्स जाली निकल आए, उनकी डिग्रियां जाली निकल आए, खुद ही स्टे करके बैठ जाते हैं। उन्होंने एक अलग ही रियासत कायम की हुई है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वर्किंग आवर्स बढ़ने चाहिए जी उनकी। ये 3 महीने की जो छुट्टियां करते हैं ये खत्म होनी चाहिए। और जिस तरह अदलिया के ऊपर बोझ है, इस बोझ का अजाला यही है कि जितने लोग 46 आवर्स हफ्ते का या 48 आवर्स काम करते हैं, बाकी लोग उतने आवर्स ही जजेस भी काम। ठीक है अनवर साहब, जिस तरह से हमारे मुल्की वसाइल हैं और जिस तरीके से खुद वजारत दाखिला ने के सिक्योरिटी रिपोर्ट जमा करवाई कि जजेस की ही सिक्योरिटी पर 44 जो है वो वीआईपी गाड़ियां लगी हुई हैं, उससे ज्यादा कई सैकड़ों की तादाद में हमने देखा कि वहां पर पुलिस अफसरान तैनात किए जाते हैं। जब हम लोग 17 से बढ़ाकर जजेस की तादाद को 23 कर देंगे तो सोचिए कि यही सिक्योरिटी लिस्ट जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। हम इस वक्त ये अफोर्ड कर सकते हैं? वो भी तब जब हम IMF की अगले साल का पूरा कैलेंडर है उसकी कॉस्ट लिस्ट में हम शामिल ही नहीं है। नहीं, अगले साल का नहीं, 18 सितंबर तक। जरियाब, एक तो आपने रजी साहब से सवाल किया था, मुझे उस पर कमेंट करने की इजाज़त दीजिएगा। आपने कहा रिटायर्ड के अलावा इन्हें कोई मिलते नहीं है। देखिए, रिटायर्ड जब हाजिर सर्विस होते हैं तो वो बहुत सारी खिदमत सार अंजाम देते हैं, उसके नतीजे में उन्हें फिर रिटायरमेंट के बाद ओहदे दिए जाते हैं ताकि उनकी खिदमत का सिला दिया जा सके। ये तो फैक्ट है, इसलिए आपको नए लोग नहीं लगते। दूसरी बात जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिक्योरिटी के नाम पर अरबों रुपए खर्च होते हैं और देखिए अगर आप एक मिनट अनवर साहब, मेरा आर्ग्यूमेंट ले लीजिए। आपने कहा कि खिदमत का सिला दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है ना, मतलब कोई ना कोई आपने उनको कोई ना कोई ओहदा दे दिया, कुछ ना कुछ दे दिया। आपको लगता है कि जब आप पब्लिक ओपिनियन से किसी भी दायरे से रिटायर्ड हो जाएंगे तो वहां पर भी ये जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी कोई ना कोई मेहरबानी करेगी या मेरे पे करेगी? हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? नहीं, हमारे बारे में इसलिए नहीं सोचा जाता क्योंकि हम तो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ट्रूली चलें और जो हमारा एथिक्स है जर्नलिज्म उसके मुताबिक काम करें, और हम करते भी आ रहे हैं। मैं भी 25 बरस से यही काम करता हूं और मैंने बड़े नशेबो अफराद भी देखे और मैंने मीडिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग ज़रिया देखे हैं। मैं ऑफ कैमरा आपको बताऊं तो शायद आप भी अपने कानों को हाथ लगाएं कि हम अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, मैं अपनी बात भी करता हूँ, अपने गिरबान में पहले जानता हूँ। अच्छा, जो आपने बात की थी, देखिए जब ये हाजिर सर्विस होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, शायद वो उनके लिए तो बेहतर हो और उस गवर्नमेंट के लिए भी बेहतर हो, लेकिन वो मुल्क के लिए जहरे कातिल होते हैं। फिर उसके नतीजे में उन्हें बड़ी बड़ी पोस्टों पर नवाज दिया जाता है, 20 से 25 लाख उनकी सैलरी होती है, गाड़ियां होती हैं, वो अगले 3 साल के लिए 5 साल के लिए फिर उसी पोस्ट पर मौजूद आते हैं। ऐसा ही है, मुझे बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके बच्चे पैदा होते ही मुंह में ना चांदी का चम्मच नहीं, सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं।
देखिए ना, आप मुझे बताइए, एक मिसाल देता हूँ मैं, लाहौर का कोई एक डीएसपी की मिसाल देता हूँ। आप मुझे इमेजिन कीजिए, क्या 1.5 लाख तनख्वाह होगी? क्या उसके बच्चे अमेरिका या कनाडा में या लंदन में पढ़ सकते हैं? क्यों पढ़ेंगे? जब वो इलीगल काम करेंगे, इलीगल एक्टिविटीज करेंगे, और जो गवर्नमेंट होगी वो उसको प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि वो किसी से एक सियासी जमात के लिए काम कर रहा होगा। ये मैं किसी एक स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा। इसी तरह आप FBI में देख लीजिए, इस तरह आप बाकी इदारों में भी देख लीजिए। तमाम इदारों में ऐसा है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं, जब आप सर्विंग ब्यूरोक्रेट होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, सर्विस में होते हैं, तो आप किसी सियासी जमात के लिए काम करते हैं। अब ये वतीरा बन गया है, मैं पीपल्स पार्टी का ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं PTI को हिमायत करता हूँ, मैं नून के लिए काम करता हूँ, फिर आपको उसके एवज नवाजा जाता है। ये फैक्ट है। उसकी वजह से आपको, उस गवर्नमेंट को तो फायदा है, सियासी जमात को फायदा होगा, लेकिन आप मुल्क को तबाह कर रहे हैं, मुल्क के गवर्नेंस का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, आवाम सफर कर रही है और आवाम आपकी उस अयाशियों को, उस पेमेंट को वो पे कर रही है। लिहाजा हमें इस रविश को दूर करना है, ब्यूरोक्रेसी को। आप देखिए, एस्टेब्लिशमेंट पर उंगली उठती है, सियासतदानों पर उठती है, हम पर उठती है, जर्नलों पर उठती है। क्या कभी सिविल सर्वेंट जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इस मुल्क में सब कुछ कर रही होती है और उसकी तरफ कोई किसी की निगाह नहीं जाती, उनके बारे में बात नहीं की जाती, $billion उनके एसेट्स हैं बाहर, उनके बारे में बात नहीं की जाती। हमें उनका किबला दुरुस्त करने की जरूरत है, किबला दुरुस्त करने की जरूरत। ठीक है, बहुत रज़ा साहब, इसाराना साहब, रिजवान नज़ीर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे। जनाब, एक अहम फैसला हो सकता है आज, विल सी कि हुकूमत क्या करने जा रही है आईनी तरमीम के हवाले से। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।